हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस की यूनिट 2 को। यूनिट 1 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यूनिट 1 के वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के यूनिट 2 को, और यूनिट 2 जो है इसकी वो है रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि आईएनडीए के लिए, एनडीए के लिए, जेनरिक ड्रग्स के लिए और एब्रीवेटेड न्यू ड्रग्स के लिए और क्या क्या टाइमलाइन, कितनी टाइमलाइन है और क्या रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस हैं, मतलब कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। उसी के साथ साथ इसी यूनिट के सेकेंड पार्ट में हमें रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में भी पढ़ना है, मतलब अलग अलग कंट्रीज की, इंडिया की, यूरोपियन, यूएस, अलग अलग कंट्रीज की रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। एंड शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस जैसा कि हम पहले समझ लेते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस के बारे में, कब हमें जरूरत पड़ती है रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस की। रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस का मतलब है, इस टर्म को अगर हम समझ ले तो मतलब कि यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल मतलब जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, मतलब जो गवर्निंग बॉडीज हैं, उनसे हमें अप्रूवल लेना होता है। अब कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं उनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं जो हमें अप्रूवल देती हैं। तो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस का मतलब है कि जो गवर्निंग बॉडीज, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनसे अप्रूवल लेने के लिए हमें क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर पूरे करने पड़ते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर व्हाट, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस पढ़ रहे हैं, मींस कि हम जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे या डिस्कस करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू ड्रग। तो यहाँ पे हम ड्रग के रेगुलेटरी अप्रूवल, अब ड्रग के लिए हमें रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत कब पड़ती है, अगर यहाँ पे हम कोई न्यू ड्रग मॉलिक्यूल लेके आते हैं। किसी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल के लिए हमें ड्रग अप्रूवल की, रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। न्यू ड्रग मॉलिक्यूल का क्यों? न्यू ड्रग मॉलिक्यूल या जिसे कि हम लेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। लेड मॉलिक्यूल ड्रग का क्या यूज है, आप सबको पता है कि ड्रग को हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई हमने लेड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया, लेड मॉलिक्यूल कोई ड्रग मींस कि कोई ड्रग मॉलिक्यूल अगर आइडेंटिफाई किया जाएगा तो किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड होगा वो। तो अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमने कोई लेड मॉलिक्यूल यानी कोई न्यू ड्रग मॉलिक्यूल, कोई न्यू एंटिटी को आइडेंटिफाई किया, तो हम उसका क्या करना चाहते हैं फिर, कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब जो भी रिसर्च वगैरह, आर&डी, यानी जो लेड मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन होगा वो कौन करता है, आर&डी ग्रुप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी 2 पार्ट होते हैं। तो मैन इसमें जो रिसर्च टीम होगी वो आइडेंटिफाई करेगी, वो इसकी रिसर्च करेगी, और अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग इस लेड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लिया, देन वो इसका करना चाहेंगे कॉमर्शियलाइजेशन। मीन्स ये आर&डी ग्रुप कहाँ पे होगा, ये फार्मा कंपनीज में होगा। और फार्मा कंपनीज क्यों किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी डिजीज के लिए किसी भी केमिकल्स को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि वो उनका बिजनेस कर सके, उनका कॉमर्शियलाइजेशन कर सके, मार्केट में ला सके। तो उसके लिए ये इस कॉमर्शियलाइजेशन के लिए इनको जरूरत पड़ती है MAA की।
MAA। अब ये MAA क्या है? MAA इज मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल, मतलब इस लेड मॉलिक्यूल के डोजेस फॉर्म बना के मार्केट में कॉमर्शियलाइजेशन करने के लिए फार्मा कंपनीज नीड टू हैव मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल। अब ये मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल देगा कौन? तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं यही प्रोवाइड करेंगी इस मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल को। तो ये इसी मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए हमें ये रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस के पास जाना पड़ता है या इन प्रोसेसेस को फुलफिल करना पड़ता है। अब इस MAA के लिए कई सारे स्टेप है, अलग अलग कंट्रीज में MM के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए अलग अलग प्रोसेस है, बट MAA के लिए फाइनली एक सिंगल रेगुलेटरी अप्रोच एप्लीकेबल होता है जहां पे हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो जिस भी इंडिया में जिस भी कंट्री में बिजनेस करना चाह रहे हैं या जिस भी कंट्री के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल चाहिए है, हमें उसकी प्रोसेस की, उनकी क्या प्रोसेसिंग है रेगुलेटरी बॉडीज की, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें इस लेवल पर पहुंचने के लिए, मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल तक पहुंचने के लिए कि हम इसके लिए अप्लाई करें, उसमें भी हमें बहुत से स्टेप्स से होके गुजरना पड़ता है, बहुत से और भी प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो कौन सी प्रोसेस है? हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया लेड मॉलिक्यूल को, मीन्स हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस केमिकल के साथ हमें किस डिजीज के रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म तैयार करनी है। तो इस लेड मॉलिक्यूल का शुरू हो जाता है ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फर्दर छटते लास्ट में एक मॉलिक्यूल का मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल मिलता है। अब ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन में मतलब इसकी सेफ्टी और इफिकेसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इसका एक डोजेस फॉर्म डेवलप किया जाएगा। डोजेस फॉर्म का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म, और डोजेस फॉर्म कौन डेवलप करेगा? अभी हमने R&D में देखा था, तो R&D में दो ग्रुप्स होते हैं, रिसर्च ग्रुप एंड डेवलपमेंट ग्रुप। तो ये जो डेवलपमेंट ग्रुप है ये इसका एक डोजेस फॉर्म डेवलप करेगा। अब डोजेस फॉर्म डेवलप करने के बाद इसकी होंगी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होंगी, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज और इसकी लैब टेस्टिंग वगैरह होंगे। उसके बाद अगर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हुई और इन विट्रो टेस्टिंग हुई, इन विट्रो टेस्टिंग का मतलब इसके हम जो ड्रग बना रहे हैं वो हम हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग किस तरीके से काम करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, डिजोल्यूशन सही ढंग से हो रहा है नहीं, यानी जो बायोफार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे जो सारी रिपोर्ट आती है वो सेटिस्फैक्ट्री है, देन जो कंपनी है या जो भी इन्वेंटर है वो अप्लाई करेगा INDA के लिए। INDA means that is investigational new drug application। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेगा, और अगर फिर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए इसको कहां पे जाना पड़ेगा? जो ये रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज के पास, और वो रेगुलेटरी बॉडीज इस पूरे एप्लीकेशन को एग्जामिन करेंगे, उसको चेक करेंगे कि जो भी यहाँ पे रिपोर्ट इन्होंने जो भी रिजल्ट दिए हैं इस लेड मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग क्या वो ओके हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं देन आपको मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग आपका अप्रूवल। देन यू कैन स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, अब इस क्लिनिकल ट्रायल में भी 4 फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होता है। क्लिनिकल ट्रायल बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स में होती है ह्यूमन टेस्टिंग, और ये जो हम ड्रग बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं?
ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं तो ह्यूमन टेस्टिंग भी होना जरूरी है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स से पहले इसमें होता है क्लिनिकल। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में कौन कौन फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब कि यहाँ पे किस पे टेस्टिंग होगी, ये होगी टेस्टिंग एनिमल्स के ऊपर। देन यहाँ पे होता है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 1 जिसे कि कहा जाता है क्लिनिकल ट्रायल। और इस फेज 1 में ड्रग के साइड इफेक्ट्स को चेक किया जाता है। हम कुछ ग्रुप लेते हैं जो मतलब जिन पे टेस्ट करने हैं, जिन ह्यूमंस पे टेस्ट करने, जिन सब्जेक्ट पे टेस्ट करने हैं, उनको लेते हैं, उन पे ट्रायल करते हैं। और अगर वहां पे कुछ साइड इफेक्ट नहीं दिखता है देन हम उसको ले जाते हैं फेज 2 पे। एंड फेज 2 को कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हम इसकी जो भी लेड मॉलिक्यूल है हमारा, उसके इफिकेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। देन फेज 3 इज ऑफ कंफर्मेटरी ट्रायल। कंफर्मेटरी ट्रायल, फेज 3 कंफर्मेटरी ट्रायल है। मतलब यहां पे हम पूरी तरीके से कंफर्म हो जाते हैं अपनी जो भी हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी सेफ्टी एंड इफिकेसी के रिगार्डिंग। देन फेज 4 इज पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। फेज 4 जो है आपका वो है पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। इस रिपोर्ट के बाद हम जाके एनडीए के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं, यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन हम फिल करते हैं। और अगर न्यू ड्रग एप्लीकेशन हमारा अप्रूवल मिल जाता है देन हमें मार्केटिंग अथराइजेशन अप्रूवल मिल जाता है। और मार्केटिंग अथराइजेशन अप्रूवल मिलने के बाद भी उस पे पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स चलते रहते हैं, यानी उसे कहा जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। क्योंकि आप देखें तो बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो मार्केट में आने के बाद भी विड्रॉ कर ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये जो ट्रायल्स किए गए वहां तक तो उनके रिस्पॉन्सेस सेटिस्फैक्ट्री थे, बट मार्केट में आने के बाद जो उनके एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स थे वो नहीं आ रहे थे, इस वजह से उनको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। तो ये था जनरल स्टेप्स रिगार्डिंग ड्रग अप्रूवल। अब यहां पे हम देखेंगे कि इंडिया में रूल क्या है ड्रग अप्रूवल प्रोसेस के लिए। अगर हम किसी भी ड्रग का अप्रूवल लेने जा रहे हैं तो इंडिया में उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। तो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। तो इंडिया में हमें ड्रग के, अगर ड्रग से रिगार्डिंग, ड्रग से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हमें फॉलो करना पड़ता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और यही ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आया इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट के साथ 1945 में। ठीक, जो इंडिया में ड्रग अप्रूवल प्रोसेस या ड्रग से रिलेटेड कुछ भी है तो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, दैट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, जहां पे ड्रग की इंपोर्ट, ड्रग की मैन्युफैक्चर, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन या अगर इसकी हमें सेल करनी है तो उसके रिगार्डिंग सारी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कहां पे मिलेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में। फिर फर्दर 1988 में इसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल वाई को ऐड किया गया। इसे ऐड किया गया शेड्यूल वाई को। और ये जो शेड्यूल वाई था, यहां पे इस शेड्यूल वाई में ये आया शेड्यूल वाई विथ गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल।
क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी होंगी, वो सारी आपको मिलेंगी कहां पे, शेड्यूल वाई में। और ये शेड्यूल वाई कब लाया गया, कब ऐड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ये ऐड किया गया 1988 में। देन फर्दर 2005 यानी 2005 में इस शेड्यूल वाई में फर्दर अमेंडमेंट किया गया, जहां पे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। आपके जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे वहां पे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स होंगे, मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएंगे कि उनको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिले। तो इंडिया में ड्रग अप्रूवल प्रोसेस के लिए हमें ये दो मेन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड ड्रग 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, and in that rule we have to follow the schedule Y, that is for guidelines for clinical trials। और अभी हमने डिस्कस किया कि how important clinical trial is for marketing authorization approval। अब हम देखते हैं रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो दो मेन बॉडीज हैं, CDSCO एंड इनका जो लीडर ऑफिसर दैट इज DCGI, and CDSCO is stand for Central Drug Standard Control Organization and DCGI is Drug Controller Governor of India। तो ये मेन दो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनके अंदर और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज वर्क करती हैं, कुछ स्टेट बॉडीज हैं, बट दो ये मेन बॉडीज हैं जो ड्रग के अप्रूवल के लिए काम करते हैं। तो ये कुछ रेगुलेटरी प्रोसेस यह है जिनके रूल्स के थ्रू हमें चलना पड़ता है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं, और जब भी ड्रग के लिए कोई भी अगर कोई भी इन्वेंटर, कोई भी जो भी फार्मा कंपनी है, अगर वो किसी भी ड्रग को इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो देन उनको फिल करना पड़ता है एक फॉर्म 44। फॉर्म 44 DCGI को ऑफिस में जमा करना पड़ता है। फॉर्म 44 में जिस भी ड्रग की इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर करना है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। मींस उसके क्या कैटेगरी है, उस केमिकल मॉलिक्यूल का, उसका फार्माकोलॉजिकल क्लास किस क्लासिफिकेशन में आता है, क्या उसका यूज है, क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। अब उसके साथ साथ हमने ये देख लेते हैं कुछ और रूल्स हैं जो कि किसी भी ड्रग के इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर के लिए जरूरी हैं। तो वो रूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूल 122A। रूल 122A इज फॉर इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। अगर हमें किसी नए ड्रग का इंपोर्ट करना है तो हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल 122A पे, यानी यहाँ पे जो रूल 122A होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन हम 122B, 122 is B is for manufacture of new drug, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी अदर देन C and C1, जो C and C1 ड्रग है जो शेड्यूल C and C1 के अंतर्गत आती हैं, उनके अलावा अगर कोई ड्रग का हमें मैन्युफैक्चर करनी है तो हमें 122B को फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल C and C1 में कौन आता है? सीरम आ जाएंगे, वैक्सीन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 122 is for import of new drug and 122B is for manufacture of new drug other than schedule C and C1 drug। Then D, 122 to D, and D is for fixed dose combination। अगर किसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की ड्रग को हमें इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर करना है देन उसके लिए 122D को फॉलो करना पड़ेगा। देन 122DA, 122DA इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए हमें 122DA को फॉलो करना पड़ेगा।
then DAB. And DAB is for compensation. Compensation during clinical trial. क्लिनिकल ट्रायल्स करते समय जो हमने ह्यूमन सब्जेक्ट लिए, जो हमने वॉलंटियर्स लिए हैं, अगर उनके साथ कोई इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उस केस में जो इन्वेंटर होगा वो कंपनसेट करेगा उनको. तो वो कंपनसेशन से रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट विल कम्स अंडर 120 रूल 122 DAB. दोस्तों ये था आज का आपका टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.